Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In previous lectures, we discussed about Kirchhoff's laws, that is Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Sometimes it becomes very difficult to use Kirchhoff's voltage law in order to solve the complicated circuits. And that time we have a reduced form of Kirchhoff's voltage law in order to solve the problems. And that very basic technique is mesh analysis. ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे mesh analysis क्या होता है. ये कुछ नहीं है, ये एक टेक्निक है जिससे आप बहुत सारे सर्किट्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक, जिसमें आपको करंट डायरेक्शन वगैरह चूज नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद आंसर्स निकल के आएंगे. सो ये टेक्निक क्या है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टेक्निक से और आप इजीली रियलाइज कर पाएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सपोज वी हैव ए बेसिक नेटवर्क. फिर आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क है, यहाँ पे ये एक नेटवर्क है. ठीक है, and this is 4 volt battery over here. This is 2 ohm resistance. This is again 2 ohm resistance. बेटा ये भी 2 ohm resistance है, and here it is 2 volt battery. We simply have to find the current in all the resistances. हमें सारे resistances में बेटा करंट ढूंढनी है. तो mesh analysis के बिहाफ हमें करना क्या है, सबसे पहले आप 2 एरोज डाला करेंगे हमेशा. ये 2 एरोज मैंने डाल लिए, क्लॉकवाइज हमेशा डाल लीजिए, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी. यहाँ पर कोई करंट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किस ब्रांच में क्या करंट है, जो कि KVL में दिखाना पड़ता है. तो आपको करना क्या है, 2 एरोज मैंने डाले. ठीक, एक एरो को मैंने नाम रखा करंट I1, इस एरो को नाम रखा मैंने बेटा करंट I2. सो दैट मीन्स ये वाले ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रही है, सपोज दैट इज I1, ये वाले ब्रांच में, ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I2. अब देखिए करना क्या है, हमें बस इक्वेशंस लिखनी है, उनको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर. सबसे पहले मुझे बता सकते आप इसमें कितने क्लोज पाथ्स है. लूप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कितने कमरे हैं. अगर हम कमरे देखें, ये एक कमरा होगा हमारे पास, ये और एक रूम होगा, देयर आर 2 रूम्स. ये वाला कमरा कंसिडर नहीं होगा. लूप्स इसमें बेटा 3 है, लेकिन मैं लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमरों की बात कर रहा हूँ जिसको हम मैश कहते हैं. सो इसमें कितने मैश हैं, एक तो ये वाला मैश है और ये वाला मैश है. ये वाला मैश कंसिडर नहीं होता है. सो देयर आर 2 मैशेस ओवर देयर. ओके, इस मैश में बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ये वाले मैश में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2 और 2 हो गया 4. तो हमें लिखना है वही टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स करंट फ्लोइंग इन दिस मैश. इस मैश में हमने करंट कितनी रखी है, 4I1. ठीक है, सबसे पहले ये वाले मैश में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2 + 2 हो गया 4, यानी 4I1 लिखना है. इसमें करंट I1 है. इसके बाद आपको देखना है क्या इस मैश का कोई रजिस्टर दूसरे मैश के साथ शेयर हो रहा है. इस मैश का ये वाला रजिस्टर इस वाले मैश के ये वाला रजिस्टर जो है, ये दोनों मैश में कॉमन है, ये वाला रजिस्टर शेयर हो रहा है. तो हमें लिखना है हमेशा ऑलवेज माइनस, कौन सा रजिस्टर शेयर हो रहा है, 2, माइनस हमेशा लिखना है, -2. और दूसरे मैश में कितनी करंट है, दैट इज करंट I2. सो दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स करंट I1 माइनस वो रेजिस्टेंस जो कॉमन है 2 मैश के बीच में, वो माइनस वो रेजिस्टेंस इनटू करंट इन सेकंड मैश. उसके बाद इसी में वापस आना है. तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. बैटरी का EMF लिखना है. ठीक है, सो जब मैं ऐसे मूव करूंगा, आप नहीं सोचना कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नहीं. आप मूव जो कर रहे हैं बैटरी के टर्मिनल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं मूव करना. ठीक है, या तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है मूव करना, या तो यहाँ से डायरेक्टली टर्मिनल से स्टार्ट नहीं करना है मूव करना. तो दैट मीन्स अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव. और अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा तब भी जब मैं मूव करके आऊँगा मैं जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो इस वाले एरो का मतलब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं.
और मैंने आपको पढ़ा है जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो ईएमएफ नेगेटिव लेते हैं, तो -4 आएगा बेटा 0 के बराबर। इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, 4i1 - 2i2 दैट इज इक्वल टू 4। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसी तरह से दूसरे मैश के लिए लिखना है। ये मैश 1 के लिए था, फॉर मैश 1। अब दूसरे मैश के लिए बेटा क्या आएगा, फॉर मैश सेकेंड। दूसरे मैश में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो लिखना है 4 टाइम्स i2 करंट फ्लो इन सेकेंड मैश। क्या इस मैश का कोई रजिस्टर कॉमन है, हाँ ये वाला कॉमन है दोनों के बीच में, तो लिखना है माइनस वो रेजिस्टेंस टाइम्स करंट इन फर्स्ट मैश दैट इज i1। अच्छा, अब इसमें बैटरी देखनी है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लिखना है -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो अब अगर पहले मैं i1 ही लिखूंगा, -2 i1 प्लस 4i2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दो को इक्वेशन को सॉल्व करना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ये वाला पहले मैं ऐसे लिखूंगा 4i1 - 2i2 दैट इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन थी हमारी। और दूसरी इक्वेशन देखिए, मैं ये वाली इक्वेशन को -2 मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 इंटू -2 हो गया 4i1, ताकि मैं फिर ये कैंसिल कर पाऊँ। 4i1 इसको भी -2 मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -8i2 इज इक्वल, इसको भी -2 मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -4। अब बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा, ये दो कटेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इट इज 8i2 - 2i2, वो हो गया 6i2 दैट इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8। सो i2 का वैल्यू बेटा क्या आएगा, i2 का वैल्यू इट इज 8/6। ऑब्वियसली i2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, i2 का वैल्यू वो आता है 8/6, यानी i2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। यानी इस मैश में करंट फ्लो कितनी हो रही है, 4/3 एम्पियर। ठीक है, अब i1 का वैल्यू बेटा ढूंढना है। i2 का वैल्यू तो हो गया, i1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दो में से किसी इक्वेशन में मैं i2 का वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ i1। तो वैसा ही करेंगे कुछ। तो बताइए i1 का वैल्यू अब कैसे निकाला जाए। नाउ 4i1 - 2 व्हाट इज i2, ये मैं दो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। i2 का वैल्यू 4/3 दैट इज इक्वल टू 4। सो 4i1 बेटा किसके बराबर आएगा, 4 ये माइनस है वहां जाके प्लस बनेगा, 8/3 बनेगा, 8/3 2 इंटू 4 इज 8/3, उस पार जाएगा। तो और भी क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। सो 4i1 विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 8 हो गया 20/3 एंड i1 किसके बराबर आएगा 20/3। ये 4 बेटा नीचे जाएगा, ये बनेगा 5, सो दैट इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर। सो i1 का वैल्यू आया 5/3 एम्पियर, i2 का वैल्यू आया 4/3 एम्पियर। अब बात को समझिए, अच्छे से बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें करंट फ्लो हो रही है i1। कोई आपसे पूछेगा 2 ओम रजिस्टर के थ्रू बेटा कितनी करंट आई, आप कहेंगे सर 5/3 एम्पियर। ओके, इस वाले मैश में कितनी करंट फ्लो हो रही है i2। आपको कोई पूछेगा इस रजिस्टर में कितनी करंट है, 4/3 एम्पियर। लेकिन ये बीच वाला जो है, बीच वाला रजिस्टर, एक तो इसमें i1 यहां से फ्लो हो रहा है और i2 यहां से फ्लो हो रहा है। i1 की डायरेक्शन ये है, i2 की डायरेक्शन ये है। i1 नीचे से, अब देख लीजिए ये एरो मैंने करंट रखा है, यहाँ से तो i1 ही है, लेकिन यहाँ से एक तो i1 जा रहा है और इसमें i2 जा रहा है, i1 नीचे i2 ऊपर, तो नेट करंट इसमें तो किसके बराबर होगी, डिफरेंस के बराबर सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट इज करंट थ्रू सेंट्रल रजिस्टर, करंट थ्रू सेंट्रल रजिस्टर दैट विल बी i1 - i2 दैट इज 5/3 - 4/3 दैट इज 1/3 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। और एक बात याद रखना, और एक बात, करंट इसमें आपने करंट क्लॉकवाइज रखी है, इसमें भी क्लॉकवाइज। करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो आपने डायरेक्शन रखी है सच में करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर i1 या i2 नेगेटिव आता, सपोज i1 का वैल्यू आता -5/3, उसका मतलब i को करंट ऐसे नहीं फ्लो हो रही है,
ये ऐसे फ्लो हो रही है, यानी जो आपने डायरेक्शन रखी है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। आ रही है बात समझ? ओके। और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर आपके कन्फ्यूजन बड़ा और क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड आई थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी सेंट्रल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ढूंढनी है। मैश एनालिसिस यूज करेंगे। शाबाश, किसमें कितने मैशेस में दिख रहे हैं? 2 मैशेस। तो दोनों में क्लॉकवाइज एरोज डालेंगे, ये एक एरो, ये दूसरा एरो। इसको नाम रखेंगे बेटा I1, इसको नाम रखेंगे I2। पहले मैश के लिए जल्दी जल्दी इक्वेशन आप बताइए बेटा। फॉर मैश 1, ये वाले मैश में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 3 और 1 हो गए बेटा 4, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स I1। क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स I1। शाबाश। इसके बाद क्या इस मैश का कोई रजिस्टर शेयर हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, इसका वैल्यू कितना है? 1 टाइम्स I2। हमेशा माइनस लिखना आपको। ओके, लेकिन आप हमेशा क्लॉकवाइज, ये एरोज हमेशा क्लॉकवाइज रखा करेंगे। अब इसके लिए एक इक्वेशन हो गई, लेकिन अभी सेल भी है, इसका EMF लेना है। शाबाश। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं सोचा करेंगे हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये लंबा रास्ता नहीं चुनना होता है। अब इसमें गोल गोल ऐसे घूम जाए तो शॉर्ट पाथ ढूंढना होता है। शॉर्ट पाथ मीन्स यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं चला जाता है। ऐसे हम नहीं कह सकते नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे जब इसमें क्लॉक सर्कल डालेंगे क्लॉक वाइज, आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूमने का मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव से लंबा रास्ता नहीं चुनना है, शॉर्ट पाथ लेना। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। So we are moving from positive to negative, or EMF has to be taken as positive, यानी +6, that will be equal to 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बनेगी 4I1 minus 1I2 that is equal to -6, ये बड़ा होगी पहली इक्वेशन। ओके, दूसरे मैश के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे आप लोग? फॉर मैश सेकेंड मैश के लिए क्या इक्वेशन आएगी? शाबाश। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 और 1 हो गए बेटा 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो लिखेंगे 6I2। शाबाश। अब क्या कोई कॉमन है? हाँ, ये तो दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? -1 इंटू करंट फ्लोइंग इन दिस मैश, दैट इज I1। अब बैटरी का लेंगे, ऐसे घूम रहा है, तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिखेंगे +9 दैट इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? इसको अगर हम देखेंगे, पहले मैं I1 वाली ही टर्म लिखूंगा, -1I1, शाबाश, +6I2 दैट इज इक्वल टू -9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, I1 I2 इसमें भी है, I1 I2 इसमें भी है। तो इन 2 इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे आप लोग, और सॉल्व करके इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली पहला सेम लाते हैं, ये 4I1 है, ये भी 4I1 लाने की कोशिश करेंगे, यानी इस इक्वेशन को मुझे -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं ये वाली इक्वेशन वापस लिखूंगा, तो क्या आएगा? देयरफॉर 4I1 minus 1I2 दैट इज इक्वल टू -6। ओके, दूसरी इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करना? -4, ताकि पहले ये तो मैंने पहली इक्वेशन लिख ली, अब दूसरी इक्वेशन को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा? 4I1 -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4I1। ये क्या बन जाएगा? -4 से मल्टीप्लाई इसको भी करना है, 24I2 दैट इज इक्वल टू -4 बनेगा 36 +36 बनेगा। ठीक है, बस अब एलिमिनेशन मेथड आप कर लीजिए, यहाँ प्लस ये माइनस, ये कटेगा तो ये बनेगा 24 - 1 यानी 23I2। 23I2 शाबाश, किसके बराबर आएगा? इट इज -36 -6, सो दैट इज -42। तो बस I2 का वैल्यू क्या आ गया? -42/23। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये JEE के पेपर में आया हुआ है, शायद 2016 की 17 में आया है, आप देख सकते हो। सो I2 का वैल्यू बेटा आ रहा है क्या? -42/23। दिस इज वैल्यू ऑफ I2। ओके, अब I1 का वैल्यू कैसे निकालें? I1 का वैल्यू कैसे निकालें? 2 इक्वेशंस है, दोनों में से ए का वैल्यू पुट कर लीजिए। जब आप सपोज पहली इक्वेशन लेंगे, इसमें अगर आप I2 का वैल्यू पुट करेंगे, जो ये वैल्यू आया, वहां से आपको I1 निकल के आएगा। ठीक है,
और वो I1 जो आ रहा है, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, वो I1 आ रहा है -45/23। अब लेकिन एक बात है जो मैं अभी अभी आपसे कह रहा था, ये दो करंट्स का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है जो आपने करंट की डायरेक्शन रखी है ना क्लॉकवाइज, करंट फिर क्लॉकवाइज नहीं है। आपने I1 रखा है ऐसे, I1 का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी सेंट्रल रजिस्टर के थ्रू I1 ऊपर की ओर जा रहा है, यानी I1 का वैल्यू जो है दैट इज 45/23 इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। आपने तो डाउनवर्ड रखा था लेकिन आपको नेगेटिव आया, इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, इसमें आपने सेंट्रल रजिस्टर के थ्रू I2 का वैल्यू कहाँ की ओर रखा है? I2 की डायरेक्शन ऊपर की ओर रखी है, I2 की डायरेक्शन आपने ऊपर की ओर रखी है, लेकिन I2 का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये I2 जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी I2 का वैल्यू जो है दैट इज 42/23 इन विच डायरेक्शन? आपने एक्चुअली रखी थी ऊपर की डायरेक्शन, लेकिन ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए अपवर्ड करंट ज्यादा है कि डाउनवर्ड करंट ज्यादा है? ऑब्वियसली अपवर्ड करंट ज्यादा है, तो व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल रजिस्टर? I किसके बराबर आएगा? I1 माइनस I2, यानी 45/23 माइनस 42/23, and that is equal to 3/23, and what is its direction? Upward direction. समझ आ रही है बात? ये बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ। तो और एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सिंपल है, वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल रजिस्टर। कितने मैश इसमें? बेटा 2 मैश हैं, तो इसमें इन दोनों मैश में क्लॉकवाइज एरोज डालेंगे, इसका नाम रखेंगे I1, इसका नाम रखेंगे बेटा I2, क्लॉकवाइज हमेशा डालना। ओके, इसमें टोटल रेजिस्टेंस अभी कितनी है? 2 और 2 हो गया 4 और 1 हो गया 5, तो मैं लिखूंगा 5 टाइम्स I1, शाबाश। शेयर कौन सा हो रहा है? ये वाला, तो लिखेंगे -2 टाइम्स I2। ओके, अब मैं ऐसे घूम रहा हूं तो बताइए कहां से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लिखेंगे -1, शाबाश। फिर कहां से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिखेंगे +2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गई पहली मैश के लिए इक्वेशन। सो दिस इज फॉर मैश फर्स्ट, तो क्या आएगा? 5I1, शाबाश, -2I2, ये बनेगा 1, वहां जाके फिर ये -1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ फॉर सेकंड मैश वी कैन राइट फॉर मैश सेकंड। इस मैश में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 3 और 2 हो गया 5 और 1 हो गया 6, तो मैं लिखूंगा 6 टाइम्स I1। क्या कोई रजिस्टर इन दो में कॉमन है? हाँ, ये वाला रजिस्टर, तो लिखना है -2 टाइम्स करंट इन फर्स्ट मैश, तो दिस इज I1। अब बताइए कहां से कहां जा रहे हैं? मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो -1, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो +3, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये वाली इक्वेशन, दिस वाज I2, तो ये वाली इक्वेशन पहले मैं I1 लिखूंगा, -2I1 +6I2, ये बनेगा 2, वहां जाके -2 बनेगा। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस यू विल गेट I1 एंड I2। ठीक है, तो जब I1 और I2 का वैल्यू आपको निकल के आएगा, जब आपको I1 का वैल्यू निकलेगा, I2 का वैल्यू निकलेगा, बस यहाँ से I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स I1 की डायरेक्शन ये, I2 की डायरेक्शन ये, तो उन दो करंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। या वो आपको तब पता चलेगा करंट्स की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, जब आप ये देखेंगे कोई मत इसमें से पॉजिटिव आएगा, कोई में से इनमें से नेगेटिव आएगा, तो शॉर्ट में यू कैन इजिली फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट्रल रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें 3 कमरे बन रहे हैं। देयर आर 3 मैश, एक तो ये वाला मैश है, ये दूसरा मैश है, ये वाला तीसरा मैश है। ठीक, और फिर से मैं इसके लिए इक्वेशंस लिख सकता हूँ, इनके लिए हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। सो देयर आर 3 मैश, मैं इन 3 मैश में क्लॉकवाइज एरोज ड्रॉ करूँगा। एक तो मैंने ये वाला एरो ड्रॉ किया, इसको नाम रखा I1, इसको नाम रखा I2, इसको नाम रखा I3। ठीक,
अब मुझे बताइए पहले वाले मैश के लिए क्या इक्वेशन आएगी फॉर मैश फर्स्ट। मुझे इसमें फिर से किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी पड़ सकती है। सो कहीं पर भी आप करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर हम देखेंगे ये वाले मैश के लिए इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस है, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 टाइम्स। इसमें कितनी करंट बेटा, I1। क्या इस मैश का रजिस्टर किसी दूसरे मैश के साथ शेयर हो रहा है? हाँ, ये वाला रजिस्टर इस वाले मैश के साथ शेयर हो रहा है और ये वाला रजिस्टर इस वाले मैश के साथ शेयर हो रहा है। तो दैट मीन दोनों के लिए मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, माइनस ये रजिस्टर शेयर हो रहा है ना किसके साथ, जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, I2। ओके, इसी तरह से ये वाला रजिस्टर इसके साथ शेयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, शाबाश, -2 टाइम्स इस मैश में कितनी करंट हमने रखी है, I3। समझ आ रही है बात। और फिर से मैं वापस इसमें आ रहा हूं, तो कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बैटरी का EMF भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी -8 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आई, शाबाश, 6I1 - 2I2 -2I3 दैट इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे मैश के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर मैश सेकंड। दूसरे मैश के लिए बेटा इक्वेशन क्या आएगी, वो वाले मैश के लिए। इसमें टोटल रेजिस्टेंस है 2 + 2 दैट इज 4, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स इसमें कितनी करंट है, I2। अब देखना है शेयर कौन कौन सा हो रहा है। ये वाला इसके साथ शेयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स इसमें कितनी करंट है, I1, शाबाश। ये वाला इस मैश में भी है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स, शाबाश, I3। अब बैटरी का EMF कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आएगा +4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले मैं अब I1 वाली टर्म लिखूंगा, तो क्या आएगा, -2 I1, शाबाश, +4 टाइम्स I2 -2 टाइम्स I3 एंड दैट इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तीसरे मैश के लिए बेटा इक्वेशन क्या आएगी, तीसरा मैश जिसमें करंट I3 फ्लो हो रही है, यानी ये वाला मैश यहां पे लिखेंगे, शाबाश, फॉर मैश थर्ड। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस इन द मैश, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। इसमें कितनी करंट है, I3, माइनस इसका ये वाला रजिस्टर इसके साथ शेयर हो रहा है, ये वाला इसके साथ शेयर हो रहा है, तो मैं लिखूंगा -2 टाइम्स, शाबाश, I1 -2 टाइम्स, शाबाश, इसमें कितनी करंट है, I2। इसमें तो कोई सेल है नहीं, तो बैटरी का EMF नहीं लेना पड़ेगा, दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0। सो ये 3 इक्वेशंस आपको आ गई। आप देख लीजिए इक्वेशंस 3 है, वेरिएबल्स 3 है। सो जब आप इन इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। I1 का वैल्यू भी आ गया, I2 का वैल्यू भी आ गया, I3 का वैल्यू भी आ गया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं जिनमें 3 मैशेस होते हैं, लेकिन मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताए इसमें कितनी करंट है, I1, इस वाले रजिस्टर में I2, I1 करंट फ्लो हो रही, ठीक है। इस वाले रजिस्टर में एक तो I1 है, I1 - I2, इसमें कितनी करंट होगी, I1 - I2, ठीक। इस वाले में कितनी करंट होगी, शाबाश, I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, I1 - I3, I1 ऐसे है, I3 ऐसे, तो इसमें कितनी करंट होगी, I1 - I3। इसमें कितनी करंट होगी, शाबाश, इसमें है I2, यहां से है I3, यानी I2 - I3। इसमें कितनी करंट होगी, ये तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, तो इसमें करंट होगी बेटा I3 डायरेक्टली, इसमें करंट होगी I3। तो आप हर एक रजिस्टर में करंट ढूंढ सकते हैं, हर एक रजिस्टर में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली।